Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स, तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का हिंदी कविता जो मेघ आए। कविता का जो भावार्थ है, व्याख्या है और उसके प्रश्न हैं पद्यांश में से, ये सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले देख लेना। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। मेघ आए कविता के टेक्स्ट बुक में जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं उनको समझते हैं। आइए। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। अब गतिशील क्रियाएं मीन काम। बादलों के आने पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से काम होते हैं, उनको लिखना है। कवि ने कैसे चित्रित किया है उनको। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की निम्न गतिशील क्रियाओं का चित्रण हुआ है। तो छात्रों, प्रस्तुत कविता में मेघ आए नामक कविता में किस प्रकृति की कौन बहुत सारी गतिशील क्रियाओं का चित्रण हुआ है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हुई हैं। हवा का तेज चलना, जैसे हवा का तेज चलना। पेड़ों का झुकना व उचकना, मीन पेड़ झुकते हैं और उचकते हैं, मीन ऊपर को आ जाते हैं फिर से, है ना। और दरवाजे खिड़कियां खुलना, आंधी तूफान चलना, धूल उड़ना, ये सारी क्या हैं, कविता में क्रियाएं हैं, गतिशील क्रियाएं जो कि मानसून के आने पर होती हैं। पीपल का डोलना, तालाब में लहरें उठना, नदी का मानो बांकी नज़र उठाकर ठिठक जाना। और क्षितिज पर बिजली चमकना, लताओं का छिपना। लताएं मीन बेलें जो होती हैं, आपने देखा होगा कि जब ग्रीष्म ऋतु जाती है तो ये बारिश वाली बरसात आती है, तो उस मौसम में सारी चारों तरफ क्या हो जाता है, हरा भरा खेत हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है ना। सारा जल का बरसना, बांधों का टूटना, मीन बहुत सारा जल भी कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बाढ़ टूट जाते हैं। तो ये सारी क्रियाओं का वर्णन किया है कवि ने कविता में। आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं। अब इनको बताना है कि प्रतीक किसके हैं, उसको कवि ने किस रूप में बताया है। धूल, पेड़, नदी, लता, ताल, तो किस रूप में उसका वर्णन हुआ है। धूल क्या है, धूल किशोरी लड़कियों की प्रतीक है। क्या है, छोटी बच्चियाँ। धूल का रिलेशन किससे बनाया है, किशोरी लड़कियों की प्रतीक हैं, मीन छोटी बच्चियाँ। तो पेड़ जो भाग कर मेहमान के आने की खबर दे रही है। जो धूल जो होती है उड़ती है, भागती है ना। तो फिर उससे हमें क्या पता, उसका कवि ने उसमें क्या वर्णन किया है कि जैसे लड़कियों की प्रतीक है जो भाग कर मेहमान के आने की खबर दे रही हैं। और फिर पेड़ जो गांव के पुरुषों के पेड़ों की तुलना किससे की है, गांवों के पुरुषों से। पेड़ों की तुलना किससे की है छात्रों, गांव के पुरुषों से। और नदी की तुलना की है गांव की युवती से। नदी की तुलना किससे की है, नदी को गांव की युवतियों से की है। ये धूल है किशोरी मीन छोटी लड़कियां जो होती हैं, जो भाग कर मेहमान के आने की खबर दे रही हैं। पेड़ जो गांव के पुरुषों के प्रतीक हैं, नदी गांव की युवती की, और लता जो है, लताएं जो हैं वो नव विवाहिता मीन नई बेलें प्रस्फुटित होती हैं, नई बेलें उगती हैं। तो वो नव विवाहिता जब नई लड़कियां तो आती हैं जिसका प्रवासी पति शहर से गांव आया है, जिसका जो प्रदेश गया हुआ पति जो है वो शहर से गांव आया है।
और ताल हो घर का अंतरंग सदस्य, मीन मेहमान का स्वागत करता जो है। ताल किसको कहा गया है? घर का जो बड़ा बुजुर्गों को कहा गया है ताल। क्योंकि अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। धूल छोटी बच्चियाँ, पेड़ पुरुष, घर के जो पुरुष होते हैं, फिर नदी जो है वो औरतें होती हैं जो, जैसे अपने मम्मी पापा, पापा पेड़ और मम्मी नदी, और लता बहन, और ताल आपके दादाजी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये अपने आप से इजी बनाना है आपको, पढ़ना टफ़ नहीं लेना है, हिंदी टफ़ नहीं है, उसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता के जो बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा? तो इसमें है बादल रूपी मेहमान एक वर्ष बाद आया था। बादल कब आते हैं? 1 साल के बाद आते हैं ना, और इसीलिए 1 साल बाद आया था। इसलिए लता रूपी नवविवाहिता ने पेड़ रूपी किवाड़ की ओट में छिपकर देखा। लता रूपी नवविवाहिता, अब आपको पता समझ में आ गया होगा कि नई दुल्हन के लिए प्रयोग हुआ है। और पेड़ रूपी किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, मीन पापा जो हैं वो किवाड़ से छिपकर देख रहे हैं, क्योंकि बादल रूपी प्रियतम की दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद आने पर वह व्याकुल भी हैं। मीन व्याकुलता आती है एक कि नया दामाद आया है घर में, और उन्हें बिना देखे रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखना है अपने दामाद को, तो वो उनको बिना देखे रह भी नहीं पा रही है। वो वहाँ क्या कर रही है? अंदर से देख रहे हैं जो पति पत्नी हैं, वो देख रहे हैं अंदर से। मीन पेड़ जो है रूपी कबाड़ की ओर से छुपकर पुरुष देख रहे हैं वहाँ पर, और बादल रूपी प्रियतम की दीर्घ प्रतीक्षा करने के बाद आने पर व्याकुल भी हैं और उन्हें बिना देखे रह भी नहीं पा रहे हैं। तो कितना अच्छा वर्णन किया है कवि ने, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, बच्चे मेरा कार्य पसंद कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भ्रम की। अब बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो। अब हमारे मन में जो भ्रम था, वो शंका थी, अब वह खुल गई है, मिट गई है। बिरहणी नायिका को भ्रम था कि उसका नायक 1 वर्ष से उसकी सुध नहीं ले रहा है। मीन वह उसे भूल गया है। क्या है नायिका के मन में? कि 1 साल हो गया, अभी तक उसका नायक जो है 1 वर्ष के बाद उसकी सुध नहीं ले रहा है, वह उसे भूल गया है। उसके मन में यही बार बार आता है कि वह उसे भूल गया है। पर साल भर बाद जब शहर से प्रवासी नायक लौट आया, जब 1 साल के बाद परदेश गया हुआ नायक जो है लौट आया है, तो नायिका ने उससे क्षमा याचना की। मेरे मन में आपके बारे में जो गांठ थी वह खुल गई है। उसे एहसास हो गया नायिका को कि वो किसी न किसी वजह से लेट आया है, 1 साल बाद आया है। तो उससे भूल हो गई कि वो क्षमा याचना कर रही है नायक से कि मेरे मन में आपके बारे में जो गांठ थी वह खुल गई है, अतएव आप मुझे क्षमा करें। ग्रामीणों के भ्रम था, जो गांव के लोग थे उनको भी भ्रम था कि बादल आएंगे या नहीं, बरसेंगे या नहीं, परंतु बादल समय पर आ गए। इसलिए ग्रामीणों के मन की गांठें खुल गई हैं और वह इसे क्षमा याचना करने लगे। बादल के नियत समय पर आने से ग्रामीणों का जो भ्रम था वह समाप्त हो गया। देखो कितना अच्छा वर्णन किया है कवि ने पंक्तियों के माध्यम से, अपने रियल जीवन के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे पढ़ेंगे तो बच्चों आपको कभी नहीं भूलेगा। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी चूंगट कर सरके, चूंगट नहीं होगा, घूंघट होगा यहाँ पर, घूंघट।
घूंघट निकालती हैं ना स्त्रियां, घूंघट सर के। अब उनके जो हैं बांकी चितवन उठा। अब वह चितवन तिरछी नज़र से गाँवों की युवा बधुएं जो हैं घूंघट 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 करती घूंघट करती घूंघट करती नजर आ रही हैं, घूंघट करती हैं जब वह उन्हें मेहमान के आने की सूचना मिलती है। तो घूंघट उठा उठा के देख रही हैं। अब उनके भी मन का भ्रम दूर हो गया। गाँवों की युवा वधुएं घूंघट करती हैं जब उन्हें मेहमान के आने की सूचना मिली। उनके मन में उसे देखने की उत्सुकता होने लगी। वे अपनी अपनी जगह पर ठिठक गई, मिन चिपक गई और घूंघट हर जगह रोंग हुआ, घूंघट सरकाकर तिरछी नज़र से उसे देखने लगी हैं। नदी भी मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए उत्सुक थी। अब हवा के चलने से उसकी लहरों में परिवर्तन होने लगा। तब ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपना घूंघट, हर जगह प्रिंट गलत हुआ, सॉरी बच्चों, सॉरी, घूंघट कर लेना आप, कुछ सरका दिया और तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऐसे समझा देती हूँ एक बार फिर से कि गांव की जो नई नवेली दुल्हनें हैं, बधुएं हैं, बहुएं हैं, वह क्या कर रही हैं कि उनको आने की सूचना मिल गई है और वह उत्सुकता पूर्वक एक्साइटेड होकर उसको देख रही हैं, जमाई राजा को। अपनी जगह चुपचाप बैठ गई हैं, घूंघट सरका कर तिरछी नज़र से उसे देखने लगी हैं। नदी भी जो है नदी भी मेघ रूपी मेहमान को देखकर, नदी मीन उसकी मम्मी, लड़की की माँ भी उस मेहमान रूपी को देखने के लिए उत्सुक थी और अपने जमाई राजा को देखने के लिए उत्सुक थी। हवा के चलने से उसकी लहरों में परिवर्तन होने लगा और तब ऐसा फिर लग रहा था। माँ को कितनी खुशी होती है जब अपनी बेटी का जो दामाद घरवाला जो है जब आता है, दामाद उसको लेने के लिए, तो बहुत ही खुशी होती है। तो नज़रों से मेहमान को वो देख रही है और छिप रही है।